Hello students, today we are going to start our first chapter, which is crop production and management. Agriculture is the branch of science dealing with the production of food. The term agriculture is derived from Latin word agricultura, where ager means field and cultura means care. Crop production involves preparation of soil, sowing of seeds, application of fertilizers, irrigation, harvesting, followed by grains production and shortage. तो एग्रीकल्चर एक ब्रांच है साइंस की जो कि प्रोडक्शन ऑफ फूड से डील करती है। जो एग्रीकल्चर वर्ड है वो लैटिन वर्ड एगर कल्चरा से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है फील्ड और कल्चरा मतलब होता है केयर। तो जो क्रॉप प्रोडक्शन होता है वो प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग ऑफ सीड, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, हार्वेस्टिंग, ये सब इन्वॉल्व करता है। अब सबसे पहले आता है एग्रीकल्चर। Agriculture or farming or husbandry deals with the cultivation of animals or plants to meet or to fulfill the demand of food, fibers, fuel, etc. required for life sustenance. तो जो एग्रीकल्चर, फार्मिंग और हस्बेंड्री होता है वो हमारी फूड, फाइबर, फ्यूल की जो डिमांड होती है उसको फुलफिल करता है। The methods adopted for agriculture are called agricultural practices. तो एग्रीकल्चर में जो मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं उनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। अब आता है क्रॉप्स। क्रॉप्स इंक्लूड द प्लांट्स ऑफ सेम काइंड कल्टीवेटेड एंड रेज्ड ऑन द सेम प्लेस एट अ वेरी लार्ज स्केल। तो क्रॉप्स क्या होते हैं? जब एक बहुत बड़े लार्ज स्केल पे सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो किया जाता है उसको हम कहते हैं क्रॉप्स। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोडक्ट्स। तो सबसे पहले आते हैं सीरियल्स। दीज आर द एडिबल सीड्स। एग्जांपल्स ऑफ सीरियल्स इंक्लूड व्हीट, राइस एटसेट्रा। तो ये एडिबल सीड्स होते हैं और इनके एग्जांपल्स होते हैं व्हीट, राइस। फाइबर क्रॉप्स क्या होते हैं? फील्ड क्रॉप्स रेज्ड फॉर फाइबर आर कॉल्ड फाइबर क्रॉप्स। दीज इंक्लूड जूट, कॉटन एटसेट्रा। तो फाइबर क्रॉप्स फील्ड क्रॉप्स होते हैं जो कि फाइबर को रेज करते हैं। इनके एग्जाम्पल हो गए जूट, कॉटन एटसेट्रा। पल्सेस, दीज आर लेग्यूमिनस क्रॉप्स। इसके एग्जाम्पल हो गए पीस, बीन्स एटसेट्रा। फिर आता है प्लांटेशन क्रॉप्स। दीज आर बेसिकली दोज क्रॉप्स दैट आर स्पेसिफिकली ग्रोन ऑन लार्ज स्केल फॉर फूड और बेवरेज, फॉर एग्जाम्पल टी और कॉफी। तो प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप होते हैं जो कि एक लार्ज स्केल पे ग्रो किए जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे टी हो गया, कॉफी हो गया। Medicinal crops, crops sown for their application as medicine are medicinal crops. These includes neem, tulsi, aloe vera, etc. Medicinal crop वो होते हैं जो कि medicines की तरह यूज होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे नीम, तुलसी, एलोवेरा एटसेट्रा। And many more types of crops are there as the product range of varieties of crops is really wide. Crops on the basis of the season that suits them for growth. फर्स्ट इज खारिफ क्रॉप्स। दीज क्रॉप्स आर ग्रोन इन रेनी सीजन। तो खारिफ क्रॉप्स जो होते हैं वो रेनी सीजन में ग्रो होते हैं। बेसिकली ये जून ऑनवर्ड ग्रो होते हैं। दीज आर हार्वेस्टेड इन अक्टूबर। ये अक्टूबर में हार्वेस्ट किए जाते हैं। दीज इंक्लूड राइस, पेडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मेज एंड कॉटन। फिर आते हैं राबी क्रॉप्स। राबी क्रॉप्स वो होते हैं जो कि विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं, specifically from October. These are harvested in April. राबी क्रॉप्स जो होते हैं ये अप्रैल में हार्वेस्ट किए जाते हैं। फेस्टिवल्स ऑफ बैसाखी इज एसोसिएटेड विद राबी क्रॉप्स। ये बैसाखी के टाइम पे काम आते हैं। These include oil seeds, wheat, barley, linseeds, mustard, pea, gram, clover, etc. नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स हॉर्टिकल्चर। The term horticulture is derived from Latin word hortus, means garden. तो horticulture Latin word से derive किया गया है। hortus का मतलब होता है garden और colere मतलब होता है cultivate. It is basically a branch of science dealing with production and cultivation of vegetables and fruits. Horticulture crops include vegetables, fruits, ornamental plants and flowers. फिर आता है agricultural practices. The basic practice involved in agriculture carried on by a farmer so as to obtain better yield are called agricultural practices. जो practices एक farmer carry करता है
क्रॉप्स को ग्रो करने में, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। इसमें सबसे पहले आता है सॉइल प्रिपरेशन। Soil should be such that it contains all the essential nutrients required for healthy plant growth. तो सबसे पहले सॉइल का नेचर देखा जाता है, जिसमें जो सॉइल है उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए। दूसरा आता है रोल ऑफ सॉइल। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्लांट ग्रोथ। तो जो सॉइल होती है वो प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सॉइल होल्ड्स द प्लांट रूट्स इन द ग्राउंड एंड फुलफिल इट्स वाटर एंड मिनरल रिक्वायरमेंट्स। तो जो सॉइल होती है वाटर और मिनरल की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करती है। प्लांट ग्रोथ डिपेंड्स ऑन फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, देयरफॉर सॉइल प्रिपरेशन इज रिक्वायर्ड प्रायर टू सीड सोइंग। नेक्स्ट आता है सॉइल प्रिपरेशन। इट इज डन बिफोर द सोइंग ऑफ सीड सो एज टू मेक द सॉइल सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो जो सॉइल प्रिपरेशन होती है वो सीड्स को सो करने से पहले की जाती है, जिससे कि हमारी जो सॉइल होती है वो एग्रीकल्चर के लिए सुटेबल बनती है। दिस इज मेनली डन थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्लोइंग और टिलिंग। तो ये प्लोइंग और टिलिंग प्रोसेस के थ्रू होती है। द लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द टॉप सॉइल लेयर यूजुअली आफ्टर एडिशन ऑफ मैन्योर इज कॉल्ड प्लोइंग और टिलिंग। तो जो टॉप लेयर सॉइल होती है उसमें जब मैन्योर ऐड किया जाता है उस प्रोसेस को हम प्लोइंग और टिलिंग कहते हैं। एडवांटेजेस क्या होते हैं प्लोइंग के? एड्स इन इजी पेनिट्रेशन ऑफ रूट्स, इंक्रीज द सॉइल एरेशन रेट, सॉइल एरेशन के रेट को बढ़ाता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज ऑल्सो इंक्रीज, इससे जो वाटर की कैपेसिटी होती है सॉइल में वो इंक्रीज होती है। लूजन सॉइल एनकरेजेस मोर अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स, हेंस मोर न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स नीड्स फॉर सॉइल प्रेपरेशन। फर्स्ट इज प्लो। इट कंसिस्ट ऑफ अ ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लो शेयर। तो ये जो प्लो होता है इसमें एक ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप होता है जिसको हम प्लो शेयर कहते हैं, एंड लॉन्ग वुड लॉग कॉल्ड प्लो शाफ्ट। Wooden plows have now been replaced by iron plows. Plows are driven by a pair of bullocks or camels or horses or are driven by tractors. तो आज के टाइम में जो वुडन प्लोज होते हैं ये आयरन प्लोज से रिप्लेस हो चुके हैं, और जो प्लो होते हैं ये बुलक्स, कैमल्स और हॉर्सेस के थ्रू ड्राइव किए जाते हैं ट्रैक्टर्स पे। नेक्स्ट आता है हो। It consists of long rod of iron or wood with a broad plate of iron fixed at one end. तो ये एक लॉन्ग रॉड होती है आयरन की या फिर वुड की, जिसपे एक ब्रॉड प्लेट ऑफ आयरन जो होती है फिक्स्ड होती है एक एंड पे। नेक्स्ट आता है कल्टीवेटर। इट कंसिस्ट ऑफ आयरन ट्रे विद अ नंबर ऑफ ब्लेड्स दैट आर फिक्स्ड वर्टिकली अलोंग द ट्रे। तो ये एक आयरन ट्रे होती है जिसमें ब्लेड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं वर्टिकली। कल्टीवेटर इज ड्रिवन बाय अ ट्रैक्टर। कल्टीवेटर भी ट्रैक्टर से ड्राइव किया जाता है। Earthworms and microorganisms further aid in soil loosening and turning it. They are called farmer's friend. तो जो अर्थवॉर्म्स होते हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कुछ, वो सॉइल लूजनिंग में काम आते हैं, इसलिए जो अर्थवॉर्म्स होते हैं उनको फार्मर्स का फ्रेंड कहलाया जाता है। नेक्स्ट आता है सोइंग। सोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सोइंग जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन का। इसमें फर्स्ट स्टेप आता है सिलेक्शन ऑफ सीड। प्रायर टू सोइंग सीड्स ऑफ बेटर क्वालिटी मस्ट बी सिलेक्टेड। तो सोइंग करने से पहले जो सीड्स होते हैं वो बेटर क्वालिटी के सिलेक्ट करने चाहिए। बेटर क्वालिटी सीड्स आर दोज विच आर डिजीज फ्री एंड प्रॉमिस बेटर यील्ड। बेटर सीड्स वो सीड्स होते हैं जिसमें डिजीज नहीं होती है कोई और बेटर यील्ड प्रॉमिस करते हैं वो। नेक्स्ट आता है सीड ट्रीटमेंट। वंस गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स आर सिलेक्टेड दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम माइक्रोबियल अटैक। प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोब्स कैन बी अचीव्ड बाय फंगीसाइड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट प्रोसेस होता है सीड ट्रीटमेंट का। इसमें क्या होता है, जो सीड होते हैं माइक्रोबियल अटैक से प्रोटेक्ट किए जाते हैं।
और ये किसके थ्रू प्रोटेक्ट किए जाते हैं? फंगीसाइड ट्रीटमेंट के थ्रू। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ सीड सोइंग। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड द सोइंग। तो ये प्रोसेस होता है जिसमें सीड्स जो है सॉइल में सो किए जाती हैं, सॉइल में जो स्प्रेड किए जाती हैं। Once good quality seeds are treated, they are sown by different methods as first is drill sowing, sowing of seeds with the help of drill machine। तो जो seeds होती हैं different methods के थ्रू सो की जाती हैं। पहली आती है ड्रिल सोइंग, जिसमें ड्रिल मशीन के थ्रू जो सीड्स होती हैं वो सो की जाती हैं। दूसरा आता है ड्रिबलिंग। दिस मेथड इन्वॉल्व्स मेकिंग ऑफ होल्स इन द ग्राउंड फॉलोड बाय प्लेसिंग ऑफ सीड्स इन दिस होल्स। तो इस मेथड में क्या होता है, ग्राउंड में होल्स किए जाते हैं जिसमें फिर हमारे सीड्स को प्लेस किया जाता है। देन द होल्स आर कवर्ड विद द सॉइल, जो होल्स होते हैं फिर उनको सॉइल से कवर कर दिया जाता है। थर्ड आता है ब्रॉडकास्टिंग, simply scattering of seeds on the soil by hand. It is practiced for wheat, maize, बाजरा etc. तो इस वाले मेथड में जो सीड्स होते हैं वो सिंपली ग्राउंड पे स्प्रेड कर दिए जाते हैं। व्हीट, मेज, बाजरा के जो सीड्स होते हैं वो इसी मेथड के थ्रू सो होते हैं। नेक्स्ट आता है सीड ड्रिलिंग। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ अ सीड ड्रिल। सीड ड्रिल कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग मेटल ट्यूब अलोंग विद अ फनल। तो ये वाले मेथड में जो सीड होते हैं वो एक सीड ड्रिल के थ्रू सो किए जाते हैं। सीड ड्रिल क्या होता है? सीड ड्रिल एक लॉन्ग मेटल ट्यूब होता है जिसमें एक फनल लगा हुआ होता है। इट इज यूज इन कॉम्बिनेशन विद द प्लो, एज द प्लो फरोज अप द सॉइल, सीड ड्रिल सोज द सीड थ्रू इट। इन पिक्चर्स में आप सारे मेथड्स देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेथड टू चेक द क्वालिटी ऑफ सीड। अब सीड्स की जो क्वालिटी होती है उसको कैसे चेक कर सकते हैं? Take a beaker and fill half of it with water. Put a handful of wheat seeds and stir well. After some time, you would see some seeds thin, while some remain afloat. Damaged seeds are hollow and are thus lighter. Hence, they float on the water, while the healthy and the good quality seeds sink in the water. तो अगर हमें सीड्स की क्वालिटी को पहचानना हो, अगर हम एक बीकर में पानी फिल करें और उसमें जो व्हीट सीड्स है वो डाल दें, तो जो हमारे जो हेल्दी सीड्स होंगे वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो हमारे डैमेज सीड्स होंगे वो लाइट होंगे और वो ऊपर फ्लो करेंगे। नेक्स्ट आता है एडिंग मैन्यूर्स एंड फर्टिलाइजर्स। Why do we add fertilizers when surplus supply of nutrients is already available in soil? This is because soil become deficient in some particular nutrients sometimes, or the plants have additional requirement of a particular mineral. In such a situation, fertilizers are used and the corresponding demand of a specific nutrient is fulfilled. तो जो मैन्योर्स होते हैं और फर्टिलाइजर्स होते हैं वो एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने के लिए काम आते हैं सॉइल में। Any organic or inorganic material, either of natural or synthetic origin, that is added in the soil to meet the nutrient demand of plant is called a fertilizer. तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है? जब हम फर्टिलाइजर्स सॉइल में ऐड किया जाता है ताकि जो हमारी सॉइल है उसको एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट मिल सके। फिर आता है फॉर्म्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। These can be in the form of powder or a tablet or in a liquid form. तो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं, टैबलेट फॉर्म में भी हो सकते हैं और लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं। फिर आता है टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन, दीज कैन बी केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक मैन्योर। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं केमिकल फर्टिलाइजर भी होते हैं और ऑर्गेनिक मैन्योर भी होते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? दीज आर सिंथेटिक इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। Common type include NPK, which is nitrogen, phosphorus, potassium, CAN, calcium, ammonium nitrate, और ammonium sulfate, superphosphate and urea। तो ये कुछ inorganic fertilizers हैं। फिर आता है manures। These are organic fertilizer। manure क्या होते हैं? organic fertilizers होते हैं। They include plant and animal waste। इसमें क्या आता है? plant और animal के waste आते हैं। मैन्योर्स आर ऑफ 3 टाइप। ये 3 टाइप के होते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर, कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट। जो फार्म यार्ड मैन्योर होता है इसमें काउ डंक आता है, यूरिन आता है, लेफ्ट ओवर कैटल फीड आता है और लिटर आता है। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट में हमारा डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स आते हैं।
जो वर्मी कंपोस्ट होते हैं ये अर्थवॉर्म के एक्शन से फॉर्म होते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 2 है स्टूडेंट्स, आप इसे खुद से ट्राई करना। फिर आता है नेचुरल मेथड्स ऑफ मैन्योरिंग द फील्ड। फर्स्ट, field fallow. Fallow means to leave the field idle for one or more season. It is one of the way allowing land to naturally regain its lost nutrients. Organic matter that collects on the land is decomposed by the microbes, thus the soil regain its lost fertility. तो फील्ड फैलो मेथड में क्या होता है, जो लैंड होता है उसको एक या एक से ज्यादा सीजन के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जिससे कि जो उसके न्यूट्रिएंट्स है वो फिर से रीगेन कर सके। फिर आता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन सीक्वेंशियल सीजन्स। तो क्रॉप रोटेशन में क्या आता है, जो क्रॉप्स होते हैं एक सीरीज में ग्रो किए जाते हैं। दिस इज डन सो दैट द सॉइल इज नॉट डिप्लीटेड ऑफ एनी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट। ये इसलिए करा जाता है ताकि कोई जो न्यूट्रिएंट है वो कम ना हो। For example, wheat uses up large amount of nitrogen from the soil. So after sowing wheat for one season, farmer would sow a legume such as pea or groundnut. The legumes have nitrogen fixing bacteria, rhizobium. तो फॉर एग्जाम्पल इसमें जैसे अगर हमने वीट ग्रो करी, एक फार्मर ने वीट ग्रो करी जो कि ग्रो करने के लिए नाइट्रोजन को यूज करता है काफी ज्यादा। तो वीट को ग्रो करने के बाद जो फार्मर है वो पी या ग्राउंडनट को ग्रो करेगा, क्योंकि जो पी और ग्राउंडनट्स हैं उनमें एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको हम राइजोबियम कहते हैं। इट फिक्सेस द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू फॉर्म वाटर सॉल्युबल नाइट्रोजन कंपाउंड, thus the soil gets ready for next wheat crop. नेक्स्ट आता है मिक्स्ड क्रॉपिंग। Sometimes two or more crops are grown together in same field. The crops are chosen in such a way that the nutritional requirement of one crop is fulfilled by another crop. For example, legumes and cereals like wheat or maize can be grown together. तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स क्रॉपिंग में दो या दो से ज्यादा क्रॉप्स एक साथ ग्रो किया जाता है फील्ड पे। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेज्यूम्स और सीरियल्स हैं, व्हीट और मेज, इनको साथ में ग्रो किया जाता है। इसके बाद आता है इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रॉप्स। जो वाटर होता है वो क्रॉप्स की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है। सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट द डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। तो क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करना, वाटर सप्लाई करना डिफरेंट इंटरवल्स पे, इस प्रोसेस को कहते हैं इरिगेशन। सोर्स ऑफ वाटर फॉर इरिगेशन, वेरियस सोर्सेज सच एज वेल्स, canals, dams, stored water, ट्यूब वेल्स एटसेट्रा आर अवेलेबल एट डिफरेंट प्लेसेस। तो जो वाटर होता है इन सोर्सेज के थ्रू यूज किया जाता है। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, soil to soil and season to season, but the most important source is rainfall. तो जो रेनफॉल है वो बहुत ही important source है वाटर का और इरिगेशन के लिए। नेक्स्ट इज रिक्वायरमेंट ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो जो इरिगेशन है सीड्स की जर्मिनेशन के लिए, प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, प्रोटेक्शन के लिए काम आता है। नेक्स्ट आता है मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इसमें आता है फर्स्ट ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन। इसमें क्या होता है, अर्लियर इंस्टेड ऑफ मशीन्स ह्यूमन लेबर और एनिमल्स वर यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ इरिगेशन। तो जब पहले मशीन्स नहीं थी तो ह्यूमन लेबर और एनिमल्स का यूज किया जाता था इरिगेशन प्रोसेस के लिए। सम डिफरेंट मेथड्स यूज अर्लियर इंक्लूड मोट और पुली सिस्टम। मोट इज अ deep and broad ditch filled with water. A pulley is used to draw water from it. Moat aids is conservation of water too. तो जो मोट होता है वो एक डीप और ब्रॉड डिच होता है जो कि पानी से भरा हुआ होता है, और एक पुली का यूज किया जाता है उसमें से वाटर ड्रॉ करने के लिए। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं ये एक मोट है और ये एक पुली है जिससे हम वाटर को ड्रॉ करते थे। नेक्स्ट आता है चेन पंप। It is a kind of water pump containing a number of dips forming a chain. One part of the chain remains dipped in the water. As the chain is started, water trapped between the discs is discharged from the top. चेन पंप एक वाटर पंप होता है
जिसमें नंबर ऑफ डिप्स होते हैं और वो एक चेन फॉर्म कर रहे होते हैं। चेन का जो एक पार्ट होता है वो वाटर में डिप्ड होता है और जब चेन स्टार्ट होती है तो उसमें वाटर ट्रैप हो जाता है। नेक्स्ट आता है ढेकली। इट इज अ पैटर्न ऑफ इरिगेशन इन विच fields are irrigated by the water which is poured in by man or woman with the help of bucket full of water. Water can be drawn in from the nearby well. इस प्रोसेस में क्या होता है, जो मैनुअली वाटर फिल किया जाता है बकेट्स में, वो यूज किया जाता है इरिगेशन में। नेक्स्ट इज राहत। इट इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन इन विच ऑक्सन और बफेलो और कैमल इज यूज टू पुल वाटर आउट ऑफ द वेल। तो इस प्रोसेस में ऑक्सन और बफेलो या फिर कैमल का यूज किया जाता है पानी निकालने के लिए। दिस वाटर इज देन इवनली स्प्रेड ओवर द फील्ड, दस इट इज कॉल्ड एज लेवल सिस्टम। फिर इस पानी को जो है इवनली स्प्रेड कर देते हैं फील्ड्स पे और इसको क्या कहते हैं, लेवल सिस्टम कहते हैं। अब आता है मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड में सबसे पहले आता है स्प्रिंकलर सिस्टम। इसका डिजाइन कैसा होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल पाइप टू विच अ नंबर ऑफ पाइप्स आर अटैच्ड विद नोजल्स फिक्स्ड एट द राइट एंगल्स टू देम। तो इसमें क्या होता है, एक सेंट्रल पाइप होती है जिसके थ्रू काफी सारी पाइप्स अटैच्ड होती हैं। इसका वर्किंग कैसा होता है, वाटर इज ड्रॉन फ्रॉम द पंप टू द सेंट्रल मेन पाइप। तो जो वाटर होता है पंप से ड्रॉन किया जाता है सेंट्रल मेन, जो मेन पाइप होती है उसमें। वाटर फ्रॉम द मेन पाइप इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू सेवरल कनेक्टेड पाइप्स। तो जो मेन पाइप में फिर वाटर आता है वो सेवरल जो उसमें पाइप्स कनेक्टेड होती हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इन टर्न द वाटर इज स्प्रिंकल्ड आउट थ्रू द नोजल्स अटैच्ड विद द पाइप। एप्लीकेशन। This system is basically used in the desert region where the water availability is scarce and rainfall is also even. तो ये मोस्टली जो है डेजर्ट रीजन में काम आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो पानी की मात्रा होती है वो कम होती है और रेनफॉल भी कम होती है। नेक्स्ट आता है ड्रिप सिस्टम। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ मेन पाइप अटैच टू सेवरल लेटरल पाइप्स। तो ये भी स्प्रिंकलर सिस्टम की तरह ही इसमें भी एक मेन पाइप होती है और इसमें several lateral pipes जो है attached होती है। The difference is in the location of nozzles on the lateral pipes. In this case, in the case of drip system, the nozzles are located near the roots of the plants. तो इस केस में क्या होता है, जो nozzles होती हैं वो कहाँ पे लोकेट की जाती है, जहाँ पे रूट्स होती हैं प्लांट की। वर्किंग क्या होता है, वाटर इज ड्रॉन बाय अ पंप टू द मेन पाइप, then to the lateral pipes. From the lateral pipe water is allowed to fall drop by drop very close to the roots of the plant. तो ये भी सबसे पहले मेन पंप से मेन पाइप में जाती है, उसके बाद लेटरल पाइप्स में जाता है वाटर और उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे प्लांट्स की रूट्स में जाता है। इसका एप्लीकेशन क्या है, यूजफुल फॉर वाटरिंग फ्रूट ट्रीज एंड गार्डन्स। तो ये वाटरिंग करने के काम आता है। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग। The process of cutting down of mature crops is called harvesting. अब हार्वेस्टिंग क्या होता है स्टूडेंट्स, जब क्रॉप हमारे ग्रो हो जाते हैं, फुल्ली ग्रो हो जाते हैं और मेच्योर हो जाते हैं, तब उनको कट करने के प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के मेथड्स, अब इसमें पहला आता है मैनुअल हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग सिकल्स फॉर व्हीट, मेज और पैडी क्रॉप। तो जो हार्वेस्टिंग है सिकल्स का यूज करके की जा सकती है। नेक्स्ट आता है बाय हैंड्स डायरेक्टली। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर प्लग्ड बाय हैंड्स। तो ये डायरेक्टली हैंड्स के थ्रू भी की जा सकता है, जिसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हैंड से प्लग करते हैं। नेक्स्ट आता है हार्वेस्टिंग थ्रू मशीन्स। हार्वेस्टिंग बिकम फास्ट एंड इजी बाय यूजिंग स्पेशली मैन्युफैक्चर्ड एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स एंड मशीन। तो जो हार्वेस्टिंग मशीन्स के थ्रू होती है वो काफी फास्ट होती है और इजी हो जाती है। जैसे कि पहला आता है बाय ट्रैक्टर। अ हार्वेस्टिंग मशीन इज अटैच्ड टू द ट्रैक्टर एंड देन क्रॉप्स लाइक व्हीट, पैडी कैन बी हार्वेस्टेड इजीली। तो जो हार्वेस्टिंग मशीन होती है एक ट्रैक्टर के साथ अटैच कर दी जाती है, तो की हेल्प से जो हमारे क्रॉप्स होते हैं जैसे व्हीट हो गया, पैडी हो गया, वो हार्वेस्ट किए जाते हैं बहुत ही इजीली। थ्रेशिंग एंड विनोइंग। After cutting down of crops, the next step of harvesting includes separation of grains from the
क्रॉप्स। तो कटिंग के बाद जो क्रॉप्स होते हैं वो ग्रेन से सेपरेट किए जाते हैं। इट कैन बी डन बाय यूजिंग अ थ्रेशर, ये थ्रेशर के थ्रू किए जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन्स फ्रॉम द क्रॉप्स इज कॉल्ड थ्रेशिंग। तो इस प्रोसेस को जिसमें हमारे क्रॉप्स ग्रेन से सेपरेट किए जाते हैं उसको हम कहते हैं थ्रेशिंग। Threshing can also be done with the help of farm animals by allowing them to trample over the crop so as to separate the grains. तो जो थ्रेशिंग है ये फार्म्स के एनिमल के थ्रू भी की जाती है, जिसमें जो एनिमल्स होते हैं उनको क्रॉप्स के ऊपर ट्रैम्पल करने के लिए अलाउ किया जाता है, जिससे वो ग्रेन्स को रिमूव कर देते हैं। After threshing, winnowing is done that includes the separation of grains from the chaff, usually with the help of wind. थ्रेशिंग के बाद विनोइंग की जाती है, जिसमें जो ग्रेन्स होते हैं वो सेपरेट किए जाते हैं शाफ्ट से, और ये यूजुअली विंड के थ्रू किया जाता है। नेक्स्ट आता है क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप नीड्स टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम पोटेंशियल डिजीजेस, पेस्ट एंड फ्रॉम कंपटीशन विद वीड्स। तो जो क्रॉप्स होते हैं वो डिजीजेस, पेस्ट और वीड से प्रोटेक्ट किए जाते हैं। वीड्स एंड देयर रिमूवल। Weeds are the unwanted plants. Most common examples of weeds include Parthenium, carrot, Amaranthus, etc. तो जो वीड होते हैं ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो कि हमारे क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं, तो इन्हीं को रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग कहा जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हो गए जैसे कि पार्थेनियम, कैरेट और अमेरंथस। Weeds stand in competition with native plants for food, space, sunshine, water, etc. As a result of this growth, the growth of native plants is affected. So weeds need to be removed. The process of removing weed is called weeding. तो इसके process को हम क्या कहते हैं? Weeding कहते हैं। Weeding अब दो टाइप से की जा सकती है। First is trowel by using खुरपी। तो weeds are removed simply by cutting them with a trowel और uprooting them by hand. तो जो weed होते हैं वो trowel के थ्रू कट किए जाते हैं और hand के थ्रू रिमूव किए जाते हैं, but this should be done carefully as it can even uproot our native desired plant. तो ये जो प्रोसेस है इसके थ्रू काफी केयरफुली करना चाहिए, क्योंकि इट कैन ये जो होते हैं हमारे डिजायर्ड प्लांट को भी कट कर सकते हैं, जो हमें चाहिए हो वो वाला प्लांट भी कट हो सकता है। नेक्स्ट आता है बायो हर्बिसाइड्स। हर्बिसाइड्स एज द नेम इम्प्लाइज आर यूज्ड टू किल हर्ब्स। तो हर्बिसाइड हर्ब्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल हर्बिसाइड्स और नेचुरल हर्बिसाइड्स कैन बी यूज्ड फॉर वीड रिमूवल। डिजीज कंट्रोल। डिजीजेस कैन बी कंट्रोल बाय यूजिंग फंजीसाइड एंड पेस्टिसाइड। तो डिजीजेस हम फंजीसाइड और पेस्टिसाइड के थ्रू पेस्टिसाइड्स को यूज करके रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टोरेज। प्रॉपर स्टोरेज इज एसेंशियल फॉर द हार्वेस्टेड क्रॉप्स, अदरवाइज दे कैन बी स्पॉइल्ड ड्यू टू द मॉइस्चर और अनवांटेड लो और हाई टेम्परेचर। तो जो क्रॉप्स है उनको प्रॉपर स्टोर करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वरना वो स्पॉइल हो जाते हैं टेम्परेचर की वजह से या फिर मॉइस्चर की वजह से। If it is not stored properly, these can even eaten up by the rodents. अगर इनको प्रॉपर स्टोर ना किया जाए तो ये rodents जो होते हैं वो भी इन्हें खा जाते हैं। Methods that can be adopted for proper storage of agriculture crops include, तो इसमें जो मेथड्स आते हैं, फर्स्ट आता है ड्राइंग। क्रॉप्स ग्रेन मस्ट बी ड्राइड बिफोर द स्टोरेज। तो जो क्रॉप होते हैं वो स्टोर करने से पहले ड्राई किए जाते हैं, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर देता है ग्रेन्स को मॉइस्चर से। नेक्स्ट आता है स्टोरेज कंटेनर। स्टोरेज कंटेनर मस्ट बी फर्म एंड एप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। फॉर एग्जांपल गनी बैग्स और अर्दन पॉट्स कैन बी यूज। गनी बैग्स और अर्दन पॉट्स का यूज किया जाता है क्रॉप्स को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट आता है केमिकल ट्रीटमेंट। फ्यूमिगेशन ऑफ द स्टोर रूम हेल्प्स टू प्रिवेंट अनडिजायरेबल इंसेक्ट्स एंड पेस्ट अटैक। तो फ्यूमिगेशन करने से जो अनडिजायरेबल इंसेक्ट और जो पेस्ट अटैक होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज वेयर एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन। देयर इज वास्ट एग्रीकल्चरल लैंड दैट इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। तो जो इंडिया है, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो एक प्राइमरी ऑक्यूपेशन है। यहाँ पे वास्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को ग्रो किया जाता है।
But to feed the ever increasing population, it is required to constantly increase the food grain production. तो जैसे जैसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन इंक्रीज करती जा रही है, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर अस कि हम जो हमारे फूड ग्रेन्स है उनकी प्रोडक्शन को भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज करते रहे. For a continuous and substantial increase in the agriculture produce, it is necessary to keep certain basic things in mind, such as adopt latest farming techniques. जो हमारी फार्मिंग की लेटेस्ट टेक्निक्स है उनको अडॉप्ट करते रहना चाहिए. एंड यूज लेटेस्ट एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट. जो इक्विपमेंट यूज होते हैं उनको भी वो भी अपडेटेड होने चाहिए और लेटेस्ट होने चाहिए. यूज हाई क्वालिटी सीड्स फॉर बेटर प्रोडक्टिविटी. जो सीड्स है वो हाई क्वालिटी होने चाहिए. क्रॉप्स विच गिव हायर यील्ड and are more resistant to disease should be cultivated. वो क्रॉप्स जो कि डिजीजेस जिनमें ना हो वो यूज की जानी चाहिए. Add appropriate quantity of fertilizers to the soil to keep replenishing the soil with its nutrients. Add appropriate quantity of fertilizers to the soil and keep replenishing the soil with its nutrients. जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल में ऐड होनी चाहिए क्योंकि ताकि जो हमारी सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स है वो रिप्लेनिश्ड रहे. आफ्टर प्रॉपर मेथड्स ऑफ इरिगेशन एंड मेंटेन एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ मॉइस्चर इन द फील्ड. तो जो इरिगेशन है वो भी रेगुलर इंटरवल्स पे होती रहनी चाहिए. नेक्स्ट आता है इंश्योर दैट द वीडिंग इज डन एट रेगुलर इंटरवल्स. जो वीडिंग है वो भी प्रॉपर होनी चाहिए. नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. Nitrogen fixation is a process by which nitrogen of the atmosphere is converted into ammonia. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो नाइट्रोजन होती है एटमॉस्फेयर में वो कन्वर्ट की जाती है अमोनिया में. अमोनिया क्या होता है? NH3. सो इट कैन बी यूज एज अ न्यूट्रिएंट बाय प्लांट्स, क्रॉप्स एंड एनिमल्स, ताकि जो हमारी प्लांट्स, क्रॉप्स और एनिमल्स है इसको यूज कर सकें. फिर नेक्स्ट आता है नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन इज नीडेड फॉर फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स. तो जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन्स, अमीनो एसिड और न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए जरूरी होता है. इट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट टू प्लांट लाइफ. ये प्लांट लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. द साइक्लिकल प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन बीइंग फिक्स्ड यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड लेटर रिटर्न टू द एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज नाइट्रोजन साइकिल. तो नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है? जिसमें जो नाइट्रोजन होती है वो प्लांट्स और एनिमल्स के थ्रू यूज की जाती है और उसके बाद वो एटमॉस्फेयर में दोबारा रिटर्न होती है. इस साइकिल को हम क्या कहते हैं? नाइट्रोजन साइकिल कहते हैं. नाइट्रोजन साइकिल में ये स्टेप्स होते हैं: नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, डेंट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन एसिमिलेशन और नाइट्रिफिकेशन. अब फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ फ्री नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड्स. तो फिक्सेशन में जो फ्री नाइट्रोजन गैस होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट की जाती है. फिर आता है एसिमिलेशन. इट इन्वॉल्व्स कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स इनटू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दैट बिकम पार्ट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो इसमें क्या होता है? जो हमारे इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कन्वर्ट किए जाते हैं. फिर आता है अमोनिफिकेशन. इट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इनटू प्रोटीन्स लाइक अमोनिया. अमोनिफिकेशन में क्या होता है? जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको अमोनिया में कन्वर्ट किया जाता है. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट इज कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन. अब अमोनिया को जब हम नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं उसको नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है. These nitrates are acted upon by denitrifying bacteria and converted to free nitrogen gas. इसके बाद इन नाइट्रेट्स पे denitrifying बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट कर देते हैं इसको फ्री नाइट्रोजन गैस में. इसको कहते हैं डेंट्रिफिकेशन. नाउ इसके बाद अभी कुछ साइंटिफिक वर्ड्स आते हैं. प्लीज रीड इट बाय योरसेल्फ और मैं आपको मिलूंगी अब नेक्स्ट चैप्टर में. टिल देन कीप लर्निंग.